हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के एमकॉम का सब्जेक्ट IBO 5। ये चैप्टर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है माल गोदाम मीन्स वेयर हाउसिंग। तो इसमें हम बहुत प्रश्न करने वाले हैं। ये 7 क्वेश्चन हैं, वो इसी वीडियो में कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, माल गोदाम को परिभाषित कीजिए। माल गोदाम क्या होते हैं? माल गोदाम होते हैं जहाँ पे माल को रखा जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पे माल रख दिया, वहीं से माल आगे भेज दिया गया, और अगर इंपोर्ट करना है तो वहाँ पर जो हमारे पास माल आता है हम उसे उठाकर माल गोदाम में भर देते हैं। इसको इंग्लिश में वेयर हाउसिंग कहते हैं। तो माल गोदाम वितरण श्रृंखला का अंतरंग अंग व वितरण के लॉजिस्टिक का महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि वितरण श्रृंखला है तो इसमें माल का आना और जाना लगातार लगा रहता है, तो ये माल गोदाम लॉजिस्टिक का महत्वपूर्ण घटक है। इसका परिवहन के साथ घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि परिवहन, मान लो सी पोर्ट पे माल आके रुकता है जहाज़ के जरिए, शिप के जरिए, तो वहाँ से उसे माल गोदाम तक ले जाना पड़ता है। इसी तरह रेल परिवहन से या सड़क परिवहन से भी आता है, तो सारा माल गोदाम में ही रखा जाता है। तो माल गोदाम के प्रमुख निम्नलिखित भाग हैं। नंबर 1, स्थान कि किस स्थान पर होगा। दूसरा है उपकरण कि वो कहाँ, कौन से उपकरण रखे जाएंगे, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, क्या लोकेशन होगी। और तीसरा है व्यक्ति। इन तीनों तत्वों का उचित चुनाव माल गोदाम की सुविधाओं की कुल लागत और निष्पादन को प्रभावित करते हैं कि किस स्थान पर होगा, कौन से उपकरण वहाँ पे रखे जाएंगे और किन व्यक्तियों के द्वारा उसको हैंडल किया जाएगा। तो ये जो तीनों तत्व हैं ना, इनका सही चुनाव होना चाहिए, क्योंकि माल गोदाम की सुविधाओं की कुल लागत और निष्पादन को प्रभावित करते हैं कि टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आने वाली है जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं माल गोदाम की, और उसको किस तरह से निष्पादित किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, माल गोदाम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यह माल गोदाम की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो माल गोदाम के अनेक तत्व होते हैं, जैसे स्थान, जगह, उपकरण, तकनीकी तथा जनशक्ति, जो हमने ऊपर पढ़े हैं तीनों। तो माल गोदाम के इन तीनों तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है स्थान या जगह, क्योंकि माल गोदाम की जगह एक उत्पाद है, वह किसी अन्य उत्पाद की भांति इसकी कीमत में भी मांग के परिवर्तन के साथ साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो वैसे तो माल गोदाम एक स्थान होता है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या मान लेते हैं, एक उत्पाद है। तो जैसे उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है, उसकी कीमत में भी मांग के परिवर्तन के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्योंकि जैसे किसी उत्पाद की कीमत में मांग के हिसाब से उतार चढ़ाव आते हैं कि अगर मांग ज़्यादा है तो कीमतें बढ़ जाएंगी, और अगर मांग कम है तो कीमतें कम हो जाएंगी। तो इसी तरह माल गोदाम के भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि कहीं पे ज़्यादा माल आ रहा है तो उसे उसके लिए बड़ा स्थान चाहिएगा, या फिर जिस स्थान पर माल गोदाम है उसके रेट कम या ज़्यादा होते रहते हैं। तो कभी कभी उत्पादकों की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है कि अतिरिक्त जगह की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है। तो अतः स्थान या जगह की उच्च लागत को इनके उपयोग में परिवर्तन या अन्य दो माल गोदाम तत्व अर्थात व्यक्तियों के उपकरण व विशिष्टीकरण के द्वारा कम किया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ है, देखिए, कभी कभी उत्पादकों की इतनी कमी हो जाती है कि हमने कहा है कि माल गोदाम क्या है, एक तरह से हम उसको उत्पाद मान रहे हैं, और कभी कभी माल गोदामों की इतनी कमी हो जाती है कि अतिरिक्त जगह की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है कि हमें चाहिए माल गोदाम लेकिन वो हमें मिल नहीं पा रहा है। तो अतः स्थानीय जगह की उच्च लागत को इनके उपयोग में परिवर्तन या अन्य दो माल गोदाम तत्वों अथवा व्यक्तियों के उपकरण के विशिष्टीकरण के द्वारा कम किया जा सकता है। तो या तो हम कर सकते हैं कि बड़ी जगह ले लें, या फिर उसकी जगह 2 ले लें। ठीक है, तो अगर 2 लेंगे, हमें हो सकता है कि उसकी लागत ज़्यादा पड़े, तो इसकी जगह हम इसको माल गोदाम को छोड़कर दूसरा माल गोदाम ले सकते हैं, या फिर व्यक्तियों या उपकरण टेक्निक में चेंज कर सकते हैं, या व्यक्तियों में विशिष्टीकरण हो। ठीक है, कि अगर 2 माल गोदाम लेने भी पड़े तो व्यक्ति उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँ, तो इनके द्वारा इनकी कीमतों को कम किया जा सकता है, उच्च लागत को कम किया जा सकता है, क्योंकि लागत अगर कम होगी तभी प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जहाँ ये अपेक्षाकृत सस्ती है वहाँ व्यक्ति व उपकरणों का अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि जगह सस्ती ले लें, लेकिन जो वहाँ पे टेक्निक यूज़ कर रही है कि माल गोदाम में कैसे माल को सेफ रखा जाएगा, या जो व्यक्ति वहाँ पे उसको उन सुविधाओं को हैंडल कर रहे हैं कि किस तरह से, तो व्यक्ति विशिष्टीकरण होना चाहिए, व्यक्ति उनको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएँ, जिससे कि हमारी कॉस्ट कम आए और हम कम व्यक्तियों के द्वारा और कम उपकरणों के द्वारा ही माल गोदाम को अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, तो क्योंकि उच्च लागत नहीं होनी चाहिए, तो लागत को कम करना मेन मोटिव होता है, और लेकिन साथ ही साथ सामान की सेफ्टी और व्यक्तियों का विशिष्टीकरण भी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यक्ति ध्यान ना दे और सारा माल जो है गोदाम में ख़राब हो जाए। अब है माल गोदाम के तत्वों का माल गोदाम की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो माल गोदाम के महत्वपूर्ण तत्व का माल गोदाम की गुणवत्ता पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहली बात, यदि जगह या स्थान उचित नहीं होगा तो माल का संरक्षण उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने कहा 3 चीज़ें होती हैं, एक तो जगह, ये दूसरा हो गया तकनीकी, और तीसरा हो गया व्यक्ति। तो अगर जगह या स्थान उचित नहीं है, हो सकता है कि बारिश में वो वहाँ पे सीलन आती हो, उसकी वजह से माल ख़राब हो जाए, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा गंदगी हो और वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो माल को ख़राब कर दें, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अगर जगह या स्थान उचित नहीं होगा तो माल का संरक्षण उचित प्रकार से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है, यदि स्थान का चयन विवेकपूर्ण तरीके से नहीं किया जाता तो ये माल गोदाम के निष्पादन और कुल लागत पर प्रभाव डालता है, क्योंकि अगर हमने बिल्कुल ही सिस्टमेटिकली ढंग से बुद्धिपूर्ण तरीके से स्थान का चुनाव सही तरह नहीं किया, गलत स्थान को चूज़ कर लिया, तो क्या होगा, कुल लागत पर भी प्रभाव पड़ेगा और माल गोदाम का निष्पादन भी ढंग से नहीं हो पाएगा। जैसा कि जितना कमाया उतना ही परिवहन पर लगा दिया। तो इसमें क्या है कि मान लो हमने माल गोदाम इतनी दूर ले लिया, स्थान हमने सही से चयन नहीं किया, और जहाँ पे हमारा माल आया है और जहाँ पर हमें अपने माल को रखना है, उनके बीच की दूरी इतनी ज़्यादा है कि परिवहन पर ही हमने सारा पैसा खर्च कर दिया। तो जितना प्रॉफिट हुआ सारा वहाँ पे खर्च कर दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए स्थान का चुनाव बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए। जहाँ पे माल आकर रुकता है या जहाँ से माल लदवाना है वो जगह के पास ही माल गोदाम होना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, माल गोदाम के दायित्वों का उल्लेख कीजिए। माल गोदाम के क्या दायित्व हैं, क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो माल गोदाम के दायित्व निम्नलिखित है। नंबर 1, किस वस्तु की आवश्यकता है उसको मंगवाना है। वस्तु की आवश्यकता कब है, ऐसा नहीं कि हमें ज़रूरत अब है और मंगवा हम बाद में रहे, या फिर हमें बहुत बाद में ज़रूरत है और हम अभी से मंगा के रख लें। थर्ड है, वस्तु की आवश्यकता को किस प्रकार किन किन परिस्थितियों में पूर्ण किया जा सकता है, कि जो वस्तु की आवश्यकता है हमें माल गोदाम में रखने के लिए, उसको किस किस परिस्थितियों में किस किस तरह से पूरा किया जाएगा, ये माल गोदाम के दायित्व हैं। अतः कहा जा सकता है कि माल गोदाम उत्पाद को जगह व समय के कुशल प्रबंधन के द्वारा कालमूलक और स्थानमूलक उपयोगिता प्रदान की जाती है। कालमूलक मतलब किस समय हमें चाहिए, स्थानमूलक मतलब किस स्थान पर चाहिए। तो इसमें ये कब उपयोगिता प्रदान की जाएगी, इसमें जबकि माल गोदाम उत्पाद को जगह और समय दोनों का ही कुशल प्रबंधन हो, बिल्कुल एफिशिएंसी से उसका मैनेजमेंट किया जा रहा है, तभी इस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निजी माल गोदाम और सार्वजनिक माल गोदाम में अंतर बताइए। निजी मतलब प्राइवेट और सार्वजनिक मतलब पब्लिक। तो इसमें निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, पहले मैं सारे निजी माल गोदाम के बता देती हूँ और उसके बाद सार्वजनिक माल गोदाम के, क्योंकि अलग अलग टिप्पणी भी आ सकती है। तो निजी माल गोदाम पे टिप्पणी लिखो या सार्वजनिक के, तो मैं एक एक करके दोनों का नहीं बता रही, मैं पहले सारे निजी के बताऊँगी फिर सार्वजनिक के। तो निजी माल गोदाम क्या होते हैं, इनका संचालन उपयोगकर्ता के द्वारा किया जाता है। जो मालिक होता है ना माल गोदाम का, वही इसको यूज़ करता है, वही इसको चलाता है, और इसका संपूर्ण नियंत्रण का लाभ भी निजी माल गोदाम कर्ता को ही होता है। दूसरा है, जहाँ भंडारण की मात्रा अधिक व स्थिर होती है वहाँ पर निजी माल गोदाम काफ़ी किफ़ायती रहता है, कि जहाँ पे भंडारण की मात्रा क्या है, अधिक, हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, ठीक है, और स्थिर होती है कि भाई हमेशा इतना माल तो रखा ही रहेगा, वहाँ पे निजी माल गोदाम काफ़ी किफ़ायती रहता है। थर्ड है, निजी माल गोदाम पर लागतों का भार ज़्यादा होता है, क्योंकि सारा अरेंजमेंट माल गोदाम के मालिक को ही करना पड़ता है, ठीक है, भूमि श्रम पूंजी उद्यम सारी चीज़ें उसको ही लगानी पड़ती है, तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ये खुलकर श्रमिक गतिरोध की दशा का सामना करता है। तो इसमें क्या है कि इतना सारा पैसा उसे लगाना पड़ता है निजी माल गोदाम वाले मालिक को। तो अगर उसे लगता है कि अपना निजी माल गोदाम रखना सही है और वो लागतों को ठीक से हैंडल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भार नहीं है, तभी निजी माल गोदाम रखना चाहिए, नहीं तो हम सार्वजनिक माल गोदाम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं सार्वजनिक माल गोदाम क्या होते हैं। सार्वजनिक माल गोदाम एक स्वतंत्र इकाई है जो एक से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं को सुविधाएं देती हैं, ठीक है। तो अगर बहुत सारे उपयोगकर्ता हैं, यूज़र्स हैं, उनको माल गोदाम चाहिए तो वो पब्लिक माल गोदाम बन जाता है। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमें अपना सामान रखना होता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे सामान रख सकते हैं, तो वो पब्लिक होता है, सार्वजनिक होता है। इसी तरह माल गोदाम का भी है कि बहुत बड़ी जगह ले ली जाती है और बहुत सारे उपयोगकर्ताओं को एक साथ सुविधाएँ दे दी जाती हैं। सेकंड है, बड़ी संख्या में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बहुत सारी संख्या में ग्राहक आते हैं और सभी अपने अपने माल को उस गोदाम में रख सकते हैं। थर्ड है, ये स्वतंत्र अनुबंध की भांति कार्य करता है। वह सार्वजनिक माल गोदाम अपने किसी ग्राहकों को ग्राम विवादों से मुक्त रखता है। तो ये स्वतंत्र अनुबंध की भांति ही कार्य करता है कि भाई इनमें जो एग्रीमेंट है वो फ्री है
और जो सार्वजनिक माल गोदाम है वो ग्राहकों को ग्राम विवादों से मुक्त रखता है। भाई ये सब अपना अपना माल रख रहे हैं, उनकी जो एग्रीमेंट्स है उस पर डीड को साइन करो और अपने माल को वहाँ पे रख लो ईजिली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माल गोदाम व्यवसाय से आय की दर काफ़ी निम्न है और उसकी पकवन अवधि भी काफ़ी लंबी होती है, इस बात की समीक्षा कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। माल गोदाम व्यवसाय से आय की दर काफ़ी निम्न है कि जो गोडाउन्स होते हैं ना, वेयर हाउसिंग होते हैं, तो कोई लोग इसी का बिजनेस करते हैं कि भाई माल गोदाम प्रोवाइड करा दिया, बदले में उनसे किराया ले लिया, तो इससे जो इनकम मिलती है ना वो बहुत कम होती है और इसकी पकवन अवधि भी बहुत लंबी होती है कि भाई मतलब इतने टाइम के बाद आपको किराया मिलेगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और साथ में माल गोदाम बनाने में टाइम भी बहुत लगता है, तो इस बात की हमें समीक्षा करनी है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। माल गोदाम व्यवसाय से आय की दर काफ़ी निम्न है और इसकी पकवन अवधि भी बहुत लंबी होती है। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि सभी माल गोदाम लागतें नियत लागतों और परिवर्ती लागतों का मिश्रण होती हैं। जो भी माल गोदाम की टोटल कॉस्ट होती है ना, वो नियत लागतें यानी कि स्थिर लागतें जिसे फिक्स कॉस्ट कहा जाता है, और परिवर्ती लागतें मीन्स वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इन दोनों का मिक्सअप होती है। तो हम कह सकते हैं ना TC इक्वल टू TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। तो माल गोदाम की कुल प्रचालन लागत का आधे से ज़्यादा हिस्सा नियत लागतों का होता है। तो जैसे हमें पता है स्थिर लागतें होती हैं कि मान लो वहाँ पे गार्ड बैठा है, उसको देना ही देना है, ठीक है, मेंटेनेंस करनी है, बिजली का इतना खर्चा आएगा ही आएगा। तो कुछ ऐसी लागतें होती हैं जो नियत होती हैं, मतलब फिक्स होती हैं, तो इनका आधे से ज़्यादा हिस्सा तो फिक्स कॉस्ट का होता है। इन लागतों का तीसरा पक्ष यानी कि माल गोदाम संचालक अपने लाभों को भी जोड़ता है। अब जो माल गोदाम का संचालक है वो अपने प्रॉफिट्स को भी इसमें ऐड करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे प्रॉफिट अर्न करना है। तो माल गोदाम एक पूंजी प्रधान उद्योग है, इसमें स्थिर संपत्तियों का अपेक्षाकृत उच्च अनुपात होता है। तो पूंजी प्रधान उद्योग है ये क्योंकि इसमें बहुत सारी पूंजी लगती है और लेबर कम लगती है, और इसमें स्थिर संपत्तियाँ होती हैं, हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, उनका जो रेशो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। माल गोदाम निर्माण हेतु सामान्यतः उपयुक्त या आदर्श स्थान सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाता। तो कई बार तो माल गोदाम बनाना है, उसके लिए या तो अच्छा स्थान नहीं मिलेगा कि ऐसी जगह पे जहाँ पे सब उसे लेना चाहें, ठीक है, कभी कभी जगह नहीं मिलती क्योंकि जगह तो लिमिटेड है, और हो सकता है वहाँ पे जहाँ पे आप माल गोदाम बनाना चाहते हो वहाँ पे आपको आदर्श स्थान ना मिले, और जहाँ ये उपलब्ध होता है वहाँ के मूल्य भी प्रतिबंधित करते हैं। मान लो जहाँ पे कहीं और आप लेना चाहते हो तो हो सकता है वो ज़मीन इतनी महंगी हो, वहाँ का एरिया बहुत डेवलप्ड हो, जहाँ पे आप इसे बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मूल्य उसके लिए देना पड़ेगा। तो इसके अलावा निर्माण की लागत भी ऊपर जा रही है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसे बनवाना है, तो असेट को बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो इसके निर्माण की लागत भी बहुत ऊपर जा रही होती है। माल गोदाम व्यवसाय से आय की दर काफ़ी निम्न होती है, और जो इसे किराया मिलता है, इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद किराया मिलता है, तो हमेशा ऐसा नहीं है कि माल गोदाम आपका भरा ही रहे, हो सकता है कि आधे से ज़्यादा टाइम वो खाली ही रहे, तो इससे जो इनकम मिलती है वो बहुत कम मिलती है, और इसकी पकवन अवधि भी बहुत काफ़ी लंबी होती है। तो अतः माल गोदाम उद्योग को सरकारी समर्थन की ज़रूरत होती है कि यानी कि यहाँ से गवर्नमेंट से ऐड मिलनी चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए। सार्वजनिक माल गोदाम को अनेक देशों में प्रोत्साहित किया जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो निजी माल गोदाम ना बना के लोग क्या करते हैं, सार्वजनिक माल गोदाम बना देते हैं। तो पब्लिक इसमें सपोर्ट करती है, मतलब गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करती है, इसीलिए उसको पब्लिक वेयर हाउस कहा जाता है। तो अनेक देशों में निजी माल गोदाम की जगह सार्वजनिक माल गोदामों को ही वहाँ की गवर्नमेंट प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सार्वजनिक माल गोदाम के त्रिस्तरीय प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कि 3 लेवल कौन कौन से हैं माल गोदाम के, सार्वजनिक माल गोदाम के, इसकी प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करना है। तो आंसर है, ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों ने कृषि उत्पाद विकास व भंडारण निगम अधिनियम 1956 में इसे माल गोदाम अधिनियम 1962 द्वारा बदला गया। तो जो पहले एक अधिनियम था 1956, इसे बाद में माल गोदाम अधिनियम 1962 में बदल दिया गया। इसको बनाने तथा केंद्रीय तथा राज्य माल गोदाम निगमों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया गया, ठीक है। तो जो केंद्रीय थे सेंट्रल और राज्य थे स्टेट, इनके माल गोदाम निगमों की स्थापना का मार्ग इसमें प्रशस्त हुआ, यानी कि मार्ग यहाँ पे ओपन हुआ। भारत में माल गोदामों में त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत हुई। तो भारत में जो स्तरीय प्रणाली है, जो 3 लेवल्स हैं, उस प्रणाली की शुरुआत हुई थी। माल गोदामों की त्रिस्तरीय प्रणाली की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? भारत में। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय माल गोदाम निगमों के अंतर्गत होंगे, जबकि प्रत्येक बाजारों के केंद्र तथा जिला स्तरीय केंद्र राज्य
माल गोदामों के निगमों के अंतर्गत होंगे। तो 3 लेवल बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय माल गोदाम है ना, वो तो निगमों के जो कॉरपोरेशन हैं उसके अंडर आएंगे, और जो द्वितीयक बाज़ारों के केंद्र हैं, ठीक है, और जो जिला स्तरों के केंद्र है, जिला मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी केंद्र हैं वो राज्य माल गोदामों के निगमों के अंतर्गत आएंगे। तो गांव का सामायिक स्तर के केंद्र सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत आएंगे। तो हमने देखा कि कुछ तो केंद्र सरकार के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है, कुछ राज्य माल गोदामों के अंतर्गत आ रहे हैं निगमों के, और तीसरा कुछ है जो गांव है या सामाजिक स्तर है यानी कि कम्युनिटी लेवल पर, तो वहाँ की जो सरकारी संस्थाएं हैं उसके अंतर्गत आएंगे। तो 3 तरह से हमने इनको बांट लिया कि कौन से सार्वजनिक माल गोदाम के 3 लेवल कौन से हैं। कुछ आते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत, कुछ आते हैं राज्य सरकार के, और कुछ आते हैं सहकारी संस्थाओं के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 है, कस्टम बंधित माल गोदाम किस प्रकार के कार्य करता है। तो कस्टम बंधित माल गोदाम निम्न प्रकार से कार्य करता है। कस्टम अधिनियम 1962 की धारा 57 के अंतर्गत सीमा शुल्क बंधित माल गोदामों को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। जहाँ पे सीमा शुल्क बंधित माल गोदाम है ना, ये जो बॉर्डर से टैरिफ लगता है, ठीक है, वहाँ पे टैरिफ लगेगा, उन माल गोदामों को लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। वो लाइसेंस के साथ चलेंगे, बिना लाइसेंस के वो फुलफिल नहीं हो सकते। दूसरा है, जब वस्तुओं को बंधित माल गोदामों में जमा कराया जाता है तो निगम वस्तुओं हेतु वारंट जारी करता है। तो जब वस्तुओं को माल गोदाम जो कि बंधित माल गोदाम है वहाँ पे डिपॉजिट कराया जाता है, कोई भी माल आता है उसको वहाँ पे जमा कराया जाता है, तो जो कॉरपोरेशन है ना वो वस्तुओं के लिए वारंट जारी करता है कि वहाँ से उसको वारंट लेना पड़ेगा। थर्ड है, जब जमाकर्ता कस्टम शुल्क का भुगतान करता है, तो जिसने अपना माल जमा करवाया था वो जमा करता है, तो वो जो उस पर वारंट जारी किए गए थे, शुल्क लगाया गया था क्योंकि शुल्क बंधित वस्तुएं थी, तो कस्टम शुल्क का वो पेमेंट कर देता है, और कस्टम अधिकारी इसे छोड़ने के निर्देश जारी कर देते हैं, ठीक है। तो पहले माल आके रुकता है इन माल गोदामों में, वहाँ पे ये बंधित है, जब तक यहाँ से इसका शुल्क पेमेंट नहीं होगा तब तक वो वहाँ से नहीं निकाला जा सकता। तो जो कॉरपोरेशन है वो वारंट दे देता है कि भाई अपना शुल्क जमा करा दो। फिर जो डिपॉजिटर है, जमा करता है, वो अपना माल लेने के लिए कस्टम शुल्क का भुगतान कर देता है और इसे कस्टम अधिकारी छोड़ने का निर्देश दे देते हैं, और तभी वस्तुओं को छोड़ा जा सकता है। ऐसे बिना शुल्क जमा कराए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वो बंधित माल गोदाम में जमा कराए गए हैं। तो आज हमारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वपरक प्रश्न, मीन्स सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस। तो ये चैप्टर नंबर 4 है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं ज़्यादातर, सेकंड और थर्ड में से एक क्वेश्चन आता है, और फोर्थ और फिफ्थ में से एक क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये पहले 5 चैप्टर कर लेते हो तो 3 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो इन 5 चैप्टर्स में से आपको मिल ही जाएंगे, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो जो भी चैप्टर अभी तक हमने किए आप उनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।